एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्नाटक देश और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिन्होंने वाम से DS4 बहुजन समाज की वाम से में काम किया है और एक अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं हमारे बीच में OP गौतम जी। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है उसको लेके लोगों के अंदर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि जो पार्टी सुप्रीमो है मायावती जी ने जिला पंचायत चुनाव क्यों नहीं लड़ाया। हम बात करेंगे क्योंकि वाम से संबंध रखते हैं और वाम से बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। OP गौतम जी, आपका नेशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। OP गौतम जी, तरह तरह की उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव को लेकर भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि भिंड ने जो जिला पंचायत चुनाव में कि किसी के साथ अंदरूनी गठबंधन कर लिया या कुछ आवागमन हुआ, क्या लेन देन हुआ, तो इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं क्योंकि 2022 का चुनाव सिर पर है। अगर इस तरीके की भ्रांतियां फैलेंगी तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये चर्चा है, ये चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, तो उनका काम है और बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की बुराई करना। उनको ये नहीं पता। वो अब सीधा जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि भाई लोग ये भ्रांतियाँ फैल रही है कि बहन जी ने ये चुनाव नहीं लड़ा, किसी के साथ तो उनका समझौता हो गया। ऐसा नहीं है। चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उनको पता था कि जो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं और जो कैंडिडेट हैं वो भाजपा के सामने बिक चुके थे। जैसे राजापुर की कहानी भी सामने है, पीलीभीत की कहानी है, इधर आपके नज़दीक दिल्ली के नज़दीक बागपत है, बागपत का भी वही किस्सा हुआ। वो बाद में फिर वो कैंडिडेट जो लेडी कैंडिडेट थी वो बाद में रालोदा और उसके समझौते के साथ में उनका हुआ। तो और 15-16 जिला अध्यक्ष भी भाजपा के अंडर में के संपर्क में थे और बहन जी को ये सारी बातें पता लग गई थी और बहन जी को पता लगते ही उन्होंने अपना निर्णय ले लिया कि हमें इस चुनाव जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है इस चुनाव को नहीं लड़ना, क्योंकि जिला पंचायत जो कैंडिडेट होते हैं, अध्यक्ष की जो कैंडिडेट होते हैं उस सरकार के उस पर चलते हैं। अब सरकार ही की थी, भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के कहने पे चलेंगे। कल बहन जी की सरकार आ जाएगी तो वो बहन जी के ही गुण गाएंगे, वो बहन जी के कहने पे चलेंगे। तो इसलिए बहन जी ने ये जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा स्वयं निर्णय था। और जो लोग अफवाह फैला रहे उनका काम है दूसरी पार्टियों में चाटुकारिता करना, चाटुकारिता के करने के साथ साथ बहन जी के और बसपा के बारे में बुराइयाँ करना। उनके पास और कोई काम नहीं है क्योंकि वो लोग एजेंट बने हुए हैं दूसरी पार्टियों के, उन्हें कोई लेना देना नहीं मिशन से। तो ये जो यूपी का जो चुनाव जो बात कर रहे हैं 2022 में, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि 2022 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। इसे कोई रोकने वाला नहीं। OP गौतम जी, देखा गया है कि 2016 से जब चुनाव मैं देख रहा हूँ कि जब जिला अध्यक्ष होते हैं वो जो वर्तमान सरकार होती है उसके होते हैं, लेकिन जब वो विधानसभा का चुनाव आता है उसका रिजल्ट दूसरा होता है। क्योंकि जिस समय बसपा के जिला अध्यक्ष चुन के आए थे, जिला पंचायत के चुन के आए थे, जब चुनाव हुआ सपा ने बाजी मारी। उससे पहले सपा की सरकार थी और उसमें जिला पंचायत जो सदस्य चुनकर आए थे, अध्यक्ष चुन के आए थे, वो सपा के थे, लेकिन उसमें बसपा ने बाजी मारी थी विधानसभा में। तो क्या लगता है कि जो जिला पंचायत के चुनाव हैं ये कोई मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं कि विधानसभा के चुनाव? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पहले भी आपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं जी, पहले बसपा के 62 जिला अध्यक्ष रहे हैं, 62 अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के इसके समाजवादी पार्टी के भी रहे जी। अभी जो भाजपा के 67 रहे, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जिनकी सरकार होती है उस पक्ष में वो वोट पड़ता है हुक के साथ में। जिनकी सरकार होती है वो उसको मतलब जबरदस्ती वो उनसे करवा लेते हैं। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद के हिसाब से वो उसे कर लेते हैं। और बहन जी को ये पता था क्योंकि हर चुनाव में ये जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के जो होते हैं उसमें लेन देन होता है
और वो जबरदस्ती करके वो कर लेते हैं। तो बहन जी ने अपना निर्णय ले लिया क्योंकि उन्हें 2022 का चुनाव लड़ना है, 2022 में अपना रिजल्ट दिखाना है। तो इसमें अपना लोग जो है, कार्यकर्ता जो है, व्यर्थ अपना समय न खराब करें। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी जो 2022 के चुनाव की तैयारी कार्यकर्ता करें और दो कार्यकर्ता अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए। लेकिन सब देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ विडम्बना रही है, या बहुजन समाज पार्टी को जानबूझ के करती है कि जो चुनाव के नज़दीकी पार्टी में से कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है और कुछ लोग जो अपने आप को फाउंडर माने जाते हैं, दिग्गज माने जाते हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमेशा चला आ रहा है कि जब चुनाव आता है एक दूसरे की पार्टी से जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी और भाजपा के कुछ विधायक बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोगों का तो कहना है कि वो ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई इसमें ब्राह्मण और वो क्या लाया, जब सर्वजन की बात हो रही है, सर्वजन हिताय, तो उसमें सर्वजन हिताय में तो सभी आते हैं। अच्छा, वो भी गौतम जी, मैंने देखा गया है कि जैसे बहन जी की जो मायावती जो सुप्रीमो हैं, उनकी सरकार है, इस सरकार में उन्होंने इतने अच्छे काम किए। अगर आम जनता तक, जैसे आप जैसे लीडर हैं, आप जैसे जो नेता हैं, बहन जी के कामों को जनता तक पहुंचा दें तो उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। और जैसे हमारी अभी हमने सर्वे किया, गाजियाबाद भी गए हम, बुलंदशहर भी गए, तो वो वही लोग कह रहे हैं कि बहन जी का लाइन ऑर्डर तो बहुत अच्छा था। अगर रात को कोई महिला जा रही है अपने घर तो सुरक्षित जाती थी, अधिकारी और प्रशासन जो है वो बहन जी से डरा जाता था। लेकिन और सरकारों में ऐसा नहीं है। लेकिन जब बहन जी की बात आती है तो बहन जी का शासन प्रशासन तो अच्छा था, परंतु लेकिन देखिए, बहन जी का शासन प्रशासन बहुत अच्छा था, उनका लॉ एंड ऑर्डर चलता था। और वो जहाँ भी अचानक छापे मारती थी, तो छापे में जो पकड़ा जाता था वो तुरंत वहीं से उनको रफा दफा कर देती थी, बर्खास्त। और रफा दफा मीन्स बर्खास्त कर देती थी। और उनका जो प्रशासन था, तो जो लोग कहते हैं कि बहन जी का शासन प्रशासन बहुत अच्छा था, वास्तव में बहुत अच्छा था। उसको उनके टाइम में जितने गुंडे मवाली होते थे वो सब उनके देखते कि अब उनकी सरकार बनने वाली है, वो वहाँ से भाग जाते थे, दूसरी स्टेटों में अपना शरण ले लेते थे, यूपी छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो बहन जी जो एक आरक्षित कोटि में आती हैं, रिजर्व कोटि में आती हैं, तो लोगों को उनका काम तो अच्छा लगता है। उन्होंने काम भी ऐसे किए हैं जो किसी ने आज तक किए नहीं, आज तक किसी ने नहीं किए। उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाए, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने डे बोर्डिंग के स्कूल लड़कियों के लिए बनवाए। इतनी कॉलेज और स्कूल और इतने वो जो बनाए हैं कि शायद कोई किसी भी सरकार ने आज तक नहीं बनाए। लेकिन जब बात आती है जाति की, तो जाति के नाम से वो थोड़ा सा वोट देने में लोग हिचकिचाते हैं। बाकी कहते ज़रूर है, वो सब यही कहेंगे कि भाई बहन जी का राज बहुत अच्छा है। अरे राज तो अच्छा है, तो आप वोट एंड सब कुछ क्यों नहीं करते? लेकिन सर ये देखा गया है कि चाहे हम अब जो हिंदुत्व की बात करने वाली जो बीजेपी सरकार केंद्र में भी है और इस समय राज्यों में भी है, लगभग 25-26 राज्यों में भी सरकार चल रही है, लेकिन अब हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में रहता है। नहीं, हिंदू कभी भी खतरे में नहीं रहा। ये जब चुनाव आता है तब ये हिंदू खतरे में आ जाता है जी। और ये जो इनका जो प्रचार प्रसार का माध्यम है, इन्होंने जो मीडिया को जो खरीद रखा है, उस मीडिया के माध्यम से ये जो चाहे वो कहलवा सकते हैं। हिंदू कभी भी खतरे में नहीं, हिंदू मेजोरिटी में है। कैसे खतरे में है? तो ये चुनाव के दौरान ही क्यों हिंदू खतरे में आता है? उससे पहले तो कभी हिंदू खतरे में नहीं होता, क्योंकि हिंदू का तो वर्चस्व है, पूरे देश में हिंदुओं का ही वर्चस्व है। लेकिन ये चुनाव के दौरान ही हिंदुओं को कहते हैं कि भाई हिंदू खतरे में। हिंदू कैसे खतरे में, किससे खतरे में? गौतम जी, वही बात है, जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार के अंदर भी लोग यही कहते थे कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू को खतरे से बचाइए। जब जनता दल की सरकार थी जब भी यही इनका नारा था। जब चुनाव आता है, आपकी बात सही है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि हिंदू खतरे में है, लेकिन भाजपा के तो चप्पे चप्पे पर हर नेता के जब जवान पे यही होता कि भाई हिंदू खतरे में। लेकिन हमें नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में किसी कभी न हुआ है न होगा। हिंदू का इस देश में वर्चस्व है। हिंदू खतरे में कह के ये लोगों को गुमराह करते हैं और हिंदू मुस्लिम के राइट पैदा करते हैं, जिससे कि इनको वोट मिले
और उसके मुसलमान सहमा रहे, इसीलिए ये हिंदू मुस्लिम का राइट कराने के लिए हिंदू को खतरे में डालते हैं। सर क्या लगता है 2022 के जो चुनाव है, आप जो जनता है, जो वोटर है, वो समझ चुका है कि ना तो हिंदू मुस्लिम होगी, ना जाति में बटेंगे, ना वैसे बटेंगे, लेकिन विकास के नाम पे वोट मिलेगा। तो विकास तो अब देखने में आया है कि कई मंडलों में देखा है कि बीजेपी का विकास जो पागल हो गया है, गलियां नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी है, स्कूल नहीं बने हैं, उसके लिए वो बावल लूट रहे हैं। योगीनाथ जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश मॉडल लाएंगे, जगह जगह जाते हैं उत्तर प्रदेश मॉडल लाएंगे, बंगाल के अंदर जैसे चिल्लाए थे। देखिए मैं अभी आजमगढ़ का एक केस सुन रहा था, जो कह रहे विकास की बात कर रहे थे। एक आजमगढ़ जिले में एक महिला को उठा के ले गए और उसके साथ उन्होंने जो अभद्र व्यवहार और ये तक कहा कि नीच जात की जो औरत हैं, नीच जात की जो औरत है वो मज़ा देने के लिए होती है। इस तरह की भावना उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो जंगल राज है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी पर बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और इस एक तरफ जो वहाँ का सीओ, वहाँ का जो सीओ है जिला आजमगढ़ का, वो एक महिला को कहता है, उसका पति गैजेटेड ऑफिसर अब लगा हुआ लखनऊ में, और उसकी लेडी के साथ तो जब कोई महिला पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल नहीं है, उसके बाद में उसके जो बयान आ रहे हैं, आज तक न तो योगी जी उसको कोई ध्यान दे रहे हैं, न मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। कहते जरूर है कि महिला लड़की बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसे कहने में और उसको करने में बहुत अंतर है। पर आज यही ऐसा कांड होता और बहन जी की सरकार होती तो अब तक वो सलाखों के पीछे होती। तो जो विकास की बात कर रहे हो, जिस एमपीओ ने अपने अपने क्षेत्र के कुछ शहर गोद लिए थे, आज उन शहरों की वही स्थिति है। पैदल नहीं चल रहे हैं, वो भी गोद में वही गोदी में बैठे हैं। अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। वो नाम के लिए थे कि भाई हम इसका विकास करेंगे। विकास तो अभी पैदा हुआ ही नहीं, विकास पैदा हुआ ही नहीं और विकास पैदा भी नहीं होगा। ये तो एक इनके शोसेबाजी है, उसको इलेक्शन के बारे में, और ये होगा थोड़े दिन बाद फिर कोई कांड होगा, पुलवामा कांड के बाद में फिर चुनाव को, दूसरे यूपी के चुनाव को तैयार किया जाएगा। तो क्या लगता है 2022 के अंदर जैसे 4 विकल्प हैं। एक तो वर्तमान में जो सीएम हैं योगीनाथ जी, दूसरी नंबर पर बहन जी हैं, तीसरे नंबर अखिलेश जी हैं, और चौथे नंबर पे एक गठबंधन बनने जा रहा है। तो अगर आपको एक प्रोफेसर बना दिया जाए, आपके पास में 10 नंबर हैं और 4 व्यक्तियों को आपको 10 नंबर देने हैं, तो काम के बेस पे दोगे या जातिवाद पे दोगे या किस बेस पे नंबर दोगे? आप योगीनाथ जी को कितने नंबर देंगे? देखिए ये जो यूपी की जो स्थिति बता रहे हो, 4 कैंडिडेट हैं कि भाई एक कैंडिडेट बहन जी है, दूसरा योगीनाथ है, तीसरा अखिलेश है, चौथा एक और विकल्प पैदा हो गया है। चौथा जो विकल्प पैदा की बात कर रहे हो, वो चौथा विकल्प आरएसएस ने पैदा किया है। आरएसएस ने पैदा किया है वो बहन जी के वोट को कमजोर करने के लिए। लेकिन यूपी का जो वोटर है वो बहुत नहीं गौतम जी, आप प्रोफेसर हैं, आपके पास कॉपी जांचने के लिए आ गई हैं, आपको नंबर देने हैं, तो योगीनाथ जी को कितने नंबर देंगे? आपको 10 नंबर है, 10 नंबर में योगीनाथ जी को नंबर नहीं सर, नहीं आप नंबर बताएं कितने देंगे योगीनाथ जी? देखिए उनको जो आज के डेट में जब कहोगे तो उनका तो 2 और 3 भी नंबर लायक नहीं है, क्योंकि यूपी में सर 2-3 नहीं सर, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं। वही बता रहा हूँ कि काम देंगे तभी ना जब उनका काम होगा। उनका काम तो कुछ नहीं है। आप देखिए महिला सुरक्षित नहीं है, तो मतलब कितने नंबर माने? 2 नंबर? 0 10 में से 0। और बसपा की सुप्रीमो मायावती जी के लिए देखिए मायावती जी के जो काम है, मायावती का जो बहन जी का जो काम है जी, वो एक काम होता है। वो उनके सिर्फ नंबर, उनके शासन में सर नंबर चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि उनके जो काम को देखते हुए उनको कम से कम 8 और 9 नंबर मिलते हैं। मतलब जांच रहे हैं आप कितने नंबर देंगे? 9 नंबर। अखिलेश जी को 1। क्यों? अखिलेश जी ने तो अपने टाइम में बहुत काम किए थे। लेकिन अखिलेश जी ने इतने काम किए थे, जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जो काम किए थे उनको मिटाने का काम अखिलेश जी ने किया था। लेकिन जो कुछ लोग जो पार्टी छोड़ के गए, वो जो एक बिल भी फाड़ा था, वो किसी बैकवर्ड या ऐसे के नहीं फाड़ा था, रिजर्वेशन प्रमोशन वाला। लगीना के एक जो सांसद थे,
उसने फाड़ा था और वो बिल फड़वाया गया था और वो उसकी हिम्मत नहीं थी सांसद की राज्यसभा में उस बिल को फाड़ने की। वो बिल अखिलेश जी ने ही फड़वाया था। अच्छा सर, अभी जो तीसरा गठबंधन है उसको कितने नंबर देंगे आप? तीसरा कोई गठबंधन नहीं है जी, तीसरा कोई गठबंधन नहीं है, वो आरएसएस ने। सर आपको 4 कॉपी आ गई है सर, आपको कॉपी पे साइन करने हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो आए हैं वो तो कॉपी उसने नाम लिख के कॉपी दे रख दी खाली। अब खाली कॉपी रख दी तो खाली कॉपी में क्या नंबर दोगे आप? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.